नमस्कार, स्वागत है आपका 4TV न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से खबर सामने आ रही है। दिल्ली सीएम शपथ समारोह से जुड़ी खबर सामने आ रही है। कार्यक्रम में केजरीवाल और आतिशी को निमंत्रण दिया जाएगा। ये दिल्ली से जानकारी सामने आ रही है सीएम शपथ को लेकर। दिल्ली सीएम शपथ समारोह से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है। कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल और आतिशी को निमंत्रण दिया जाएगा और झुग्गी झोपड़ी के सभी 250 विस्तारक प्रधानों को आमंत्रित किया जाएगा। यह अहम जानकारी सामने आ रही। दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी हुई, जब बीजेपी की सीएम पद तय किए जाएंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा, जिसमें आम आदमी पार्टी को भी निमंत्रण मिलेगा। यह अहम जानकारी सामने आ रही है अब। और साथ ही शपथ ग्रहण में धर्मगुरुओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। दिल्ली के 1 लाख लोगों को शपथ ग्रहण में बुलाने की तैयारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, अब सीएम शपथ की तैयारी तो जारी है, लेकिन और एक अलग खबर सामने आ रही है जो कहीं ना कहीं दिल्ली की सियासत के लिए एक हलचल पैदा कर देने वाली है। जब कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी को भी इसके लिए निमंत्रण, केजरीवाल और आतिशी को इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया जाएगा। स्नेह कमल, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, आपको आवाज आ रही है? जी, ठीक है। हाँ, अब ये जो जानकारी सामने आ रही है, देखें जिस तरह से अब सीएम तो तय नहीं हुआ, लेकिन शपथ ग्रहण की चर्चा जरूर जोर शोर से चल रही है राजधानी दिल्ली में। और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी को भी निमंत्रण दिए जाने की जानकारी सामने आ रही है। अच्छा, बिल्कुल। जिस तरह से किसी भी राज्य में या कभी किसी देश में जब सरकार का परिवर्तन होता है तो शपथ ग्रहण समारोह में परंपरा के अनुसार जो है पिछले मुख्यमंत्री को या जो भी प्रमुख विपक्षी दल है उन्हें आमंत्रित किया जाता है। उसी क्रम में जो है जो भारतीय जनता पार्टी से सूत्रों से खबर मिली कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी को जो दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा, उसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के जो है कार्यकारी मुख्यमंत्री अभी हैं आतिशी, इन्हें जो आमंत्रित किया गया। इसके साथ ही साथ इस तरह आपने बताया दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों के लगभग 250 जो है लोगों को, जिनको जो प्रधानमंत्री ने आमंत्रित किया था, उनकी तरफ से आमंत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ कई धर्म गुरुओं को भी यहाँ आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का 1 लाख लोगों को बुलाने का। बिल्कुल। और इसके पहले भी स्नेह कमल हमने देखा है, जब बीजेपी की सरकार किसी राज्य में आती है तो वहाँ बड़ी भव्य तरीके से जो है शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाता है। पहले महाराष्ट्र में भी हमने देखा। तो ये एक कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खास अलग ही एक ये माहौल बनकर तैयार किया जाता है, जब बहुत तादाद में लोगों को शामिल किया जाता है और बड़े ही भव्य स्तर पर इसे मनाते हैं, जो चर्चा का केंद्र बन जाती है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकार बनती है, खासकर अगर दिल्ली की बात करें तो कम से कम 26 सालों के बाद 27वें साल में दिल्ली में जो है भारतीय जनता पार्टी की जो वापसी हुई है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भव्य तैयारियां कर रखी है। इसको एक तरह से कर सकते हैं शक्ति प्रदर्शन का एक जरिया माना गया है। जो एनडीए के तमाम घटक दल है, उनके नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों, भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी जो दल के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उन सभी को जो शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। इसके साथ कई जो है फिल्मी एक्टर हैं, कई जो है सेलिब्रिटीज हैं, उनको भी जो है आमंत्रित किया गया। कम से कम हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यक्रमों को जिस तरह से एक इवेंट का रूप देती है, उसको लेकर स्पष्ट हम कर सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो शपथ ग्रहण समारोह वो काफी भव्य होगा। तमाम जो है इसमें एक मेहमान होंगे, इसमें बड़े चेहरे भी शामिल होंगे, कई फिल्मी हस्तियां होंगी, सेलिब्रिटीज होंगी, वो सभी समारोह में शामिल होंगे। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल और आतिशी को निमंत्रण दिए जाने की बात सामने आ रही है, क्या वो जाएंगे, इसमें शामिल हो सकते हैं? इस तरह की कोई संभावनाएं नजर आ रही है? जी, अभी तक जो है आम आदमी पार्टी या दिल्ली कार्यकारी मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से कोई सूचना, आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, क्योंकि ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनको आमंत्रित किया जाएगा। जब एक औपचारिक निमंत्रण जाएगा, उसके बाद क्या प्रतिक्रिया उधर से आती है, सब कुछ हम अपने दर्शकों को बता पाने में जो है समर्थ होंगे। अभी फिलहाल ये सूत्रों से खबर मिली है कि शपथ ग्रहण समारोह में आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
और दिल्ली के जो वर्तमान कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं आतिशी, इन दोनों को जो है आमंत्रित किया जाएगा। और जब औपचारिक रूप से आमंत्रण उनको मिलेगा उसके बाद तब उनके कार्य द्वारा प्रतिक्रिया जो आएगी कि हाँ वो शामिल होते हैं। ठीक है, ऐसा की संभावना है कि शामिल होने की भी संभावनाएं अभी तक हैं। ठीक है, स्नेहकमल बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। तो अब कार्यक्रम में केजरीवाल और आतिशी को निमंत्रण दिया जाएगा। बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह का जब आयोजन होगा वही बताया जा रहा है कि झुग्गी झोपड़ी के सभी 250 विस्तारक और प्रधानों को भी आमंत्रित किया। इसके अलावा धर्म गुरुओं को भी इस शपथ ग्रहण समारोह में आयोजित किया जाएगा। तो अहम जानकारी सामने आ रही है दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई। बढ़ते आगे, रणवीर अलाहाबादिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। ये बड़ी जानकारी रणवीर अलाहाबादिया को लेकर ये सामने आ रही है। अलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और असम सरकार को नोटिस भेजा है। तो जिस तरीके से अलाहाबादिया की गिरफ्तारी को लेकर चर्चाएं तेज थी, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और असम सरकार को नोटिस भेजा है। अलाहाबादिया को जांच में सहयोग करने का आदेश भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी अपडेट आपके साथ रणवीर अलाहाबादिया को लेकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में उसकी याचिका पर जो है अब नोटिस दिया गया है। आपको बताते चले गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और असम सरकार को इसके लिए नोटिस भी भेजा है। आपको बताते चले जांच में सहयोग करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई के दौरान दिया गया। तो अहम जानकारी, अहम खबर। और स्नेहकमल लगातार हमारे साथ बने हुए। स्नेहकमल, जिस तरीके से देखे रणवीर अलाहाबादिया का मुद्दा इन दिनों काफी चर्चा में, और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है जिसके बाद नोटिस दिया गया है, क्या कुछ जानकारी? जी, सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया को जो अश्लील कमेंट के मामले में कड़ी फटकार लगाई है और साथ ही साथ उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत में राहत जरूर दी है, लेकिन एक कड़ी शर्तें बैठती है मामले में। जज मुंबई, असम और जयपुर की जो FIR के विरोध में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। हालांकि कोर्ट ने साफ साफ कहा कि रणवीर अलाहाबादिया ने जो भी कहा है वो निहायत शर्मनाक है। कोर्ट ने यह शर्त रखी कि रणवीर और उनके सहयोगी आगे की सुनवाई पूरी होने तक कोई शो नहीं करेंगे, साथ ही साथ बिना कोर्ट की इजाजत के देश छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा सकते। यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया का वकील जो डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़ थे, जो पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के बेटे, उन्होंने जो है, लेकिन उनके जो स्नेहकमल उनके जो वकील है वो कह रहे हैं कि ये अभिव्यक्ति की जो आजादी है उस पर कहीं ना कहीं हमला किया जा रहा है। अलाहाबादिया पर बेवजह के जो इतने FIR दर्ज किए गए वो सारे बेवजह बेबुनियाद है। जी, कोर्ट में जब सुनवाई हुई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस SN कोटेश्वर की बेंच ने जो है जब इस मामले को सुना तो उन्होंने दोनों जजों ने स्पष्ट कहा कि जो आपने कहा है वो निहायत शर्मनाक है किसी भी माँ के लिए, किसी भी बहन के लिए, किसी भी माँ बाप के लिए या पूरे समाज के लिए। जिस तरह से आपने अपने माँ बाप के बारे में जो कमेंट कहा है, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी अश्लील कमेंट करें या अपने परिवार के बारे में कुछ बातें करें। तो कम से कम इन चीजों को लेकर कोर्ट बिल्कुल सख्त रहा और उन्होंने कड़ी फटकार लगाई। साथ ही साथ जो शर्तें भी है वो भी कड़ी शर्तें हैं कि आप बिना इजाजत को शो नहीं करेंगे, जो है देश छोड़ जाएंगे नहीं, और मुंबई के जो महाराष्ट्र की जो थाने पुलिस के पास आपको अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा। तो कम से कम रणवीर अलाहाबादिया गिरफ्तारी से बचने के मामले में अगर उनको जरूर राहत मिली है, लेकिन शर्तें कड़ी हैं। लेकिन उनके साथ और भी कई लोग थे, समय रैना, अपूर्वा मखीजा, क्या इन लोगों को लेकर भी किसी तरह की अपडेट? जी, अभी तक जो कोर्ट ने इनके बारे में कोई चीजें अभी नहीं की। कोर्ट ने जो अपना आदेश दिया है उसमें ये जो शब्द रखा है कि इनके जो सहयोगी हैं इन पर अभी कोई मुकदमा इंडिया स्कॉट लेटेंट शो के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी FIR दर्ज नहीं जाएगी जो FIR कराने का कारण था। इस जांच में शामिल होने बाधा डालने वाले किसी भी खतरे के मामले में याचिकाकर्ता को जीवन सतर्क सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र और असम सरकार की पुलिस संपर्क करने की आजादी होगी। यदि जयपुर में कोई FIR दर्ज की जाती है तो उस FIR में कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। कम से कम तो कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अभी अगले आदेश तक कोई भी गिरफ्तारी या जो भी शो के आयोजक थे उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई अभी तक कोर्ट ने करने की जो है छूट मनाही कर रखी है। हाँ, यानी कि अभी भी जो है इन लोगों को लेकर अभी कुछ खास अपडेट नहीं आए, केवल अलाहाबादिया को लेकर जानकारी सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
तो लावादिया को जांच में सहयोग करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया। आपको बताते चले देश भर में उस आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अलग अलग जगहों पर मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं और इसी को लेकर सुनवाई भी जारी है। और ऐसे में रणवीर अलाहाबादिया से सपोर्ट यानी कि पुलिस के जो भी कानूनी प्रक्रिया है उनमें सपोर्ट करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और असम सरकार को नोटिस भी भेजा है। बढ़ते आगे औरैया में किसानों ने आवारा गौवंशों से परेशान होकर उन्हें अंत्येष्टि घाट पर बनी 4 दीवारी के अंदर बंद कर दिया है। किसानों का आरोप है कि कल से श्मशान में आवारा गौवंशों की जानकारी देने के बाद भी कोई जिम्मेदार जानकारी लेने नहीं पहुंचा। छुट्टा घूम रहे आवारा गौवंश उनकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। वहीं किसानों द्वारा आवारा गौवंश को अंत्येष्टि घाट पर बनी 4 दीवारी में बंद किए जाने की सूचना पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के तहसील अध्यक्ष ध्यान सिंह राजपूत मौके पर पहुंचे और कहा कि यदि जिला प्रशासन ने गौवंशों को गौशालाओं में बंद नहीं करवाया तो वह धरने पर बैठेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि कठेरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी है, क्या है ये पूरा मामला गौवंशों को लेकर बताया जा रहा है? यूं जी, मैं बताना चाहूंगा कि गौवंशों को लेकर के भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के द्वारा तहसील अध्यक्ष ध्यान सिंह राजपूत ने माननीय औरैया डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें आवारा गौवंशों को गौशाला में पहुंचाया जाए। लेकिन अजीतमल तहसील क्षेत्र के ऐसे कई गांव हैं जहां आवारा गौवंश घूम रहे हैं जो किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। किसान बेहद परेशान होकर के किसानों ने एक अजीतमल तहसील क्षेत्र के अंतर्गत साफर गांव पड़ता है, वहां पर अंत्येष्टि में गौवंशों को लगभग 50 गौवंशों को उसमें बंद कर दिया। उसके बाद कल शाम से लेके अधिकारियों से बराबर सूचना कर रहे हैं। उसके बाद सुबह एसडीएम हरिश्चंद्र एवं मैं फोर्स के साथ ब्लॉक के जितने भी अधिकारी सभी पहुंचे और गौवंशों को वहां पर गौशाला में पहुंचाया। ठीक है, वो अभी भी मांग कर रहे हैं कि मतलब हमारी जो फसल है सबसे ज्यादा वो बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन इतनी तादाद में जो गौवंश है उन्हें बाहर खुले छूटे में छोड़ा जा रहा है। क्या अब तक कोई पहुंचा है इसका जायजा लेने? जी, वहां पर ब्लॉक के जो वीडियो है वो पहुंचे हैं और पंचायत सेक्रेटरी है वो पहुंचे हैं और एसडीएम साहब हरिश्चंद्र जी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। और पहुंचने के बाद किसान तहसील अध्यक्ष ध्यान सिंह राजपूत से बात हुई है जो वो मान गए हैं और धरना को समाप्त कर दिया है। गौवंशों को गौशाला पहुंचा दिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आवारा किसानों से किसान जो है वो आवारा पशुओं से परेशान और ऐसे में वो उन्हें जो है गौशालाओं में बंद करने की मांग करे और इसी को लेकर ये धरना देने की बात भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की तरफ से भी की जा रही है। पीएम महोदय को इस संबंध में आवारा पशुओं के बारे में ज्ञापन भी दिया था और हमारे क्षेत्र के किसान काफ़ी मतलब इस समस्या से जूझ रहे हैं, रात दिन खेतों की रखवाली भी कर रहे हैं। और अभी कल हमारे सांपर गांव के ग्रामीणों ने अन्ना जानवरों को एक शमशान घाट में घेर के रखा, उनके चारा पानी की व्यवस्था भी की और जो है वीडियो साहब को इस बारे में अवगत कराया कि मतलब ये अन्ना जानवर हम लोग घेरे हुए हैं, ये मतलब आप किसी तरीके से यहाँ से पकड़वाइए। अभी तक उनके कान पर जून नहीं रहेंगी ये और ना ही कोई चीज़ को वो संज्ञान में ले रहे हैं कि इस समस्या को कैसे निजात दिलाई। पीएम महोदय को इस संबंध में आवारा पशुओं के बारे में ज्ञापन भी दिया था। बढ़ते हैं आगे। आज से विधानसभा में बजट सत्र की उत्तराखंड में शुरुआत हो गई है और इस बजट सत्र में भाजपा के लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत विधानसभा सत्र के जो है बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान वह मौजूद रहेंगे, लेकिन वन अधिकार अधिनियम पर अगर चर्चा नहीं होती है तो वह अभी भी सत्र का हिस्सा नहीं बनेगी। बीजेपी विधायकों का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वन अधिनियम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है और इस पर निश्चित तौर पर चर्चा भी होनी चाहिए और इसलिए उन्होंने इस पर 2-3 घंटे का समय दिया जाएगा। उन्होंने ऐसा कहा है अगर समय मिलता है तो निश्चित तौर पर सत्र में शामिल होंगे या फिर सत्र का बहिष्कार होगा।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ देहरादून से अजय पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरीके से देखिए विधानसभा का बजट सत्र जो है वो अब शुरू हो चुका है, लेकिन ऐसे में बीजेपी में ही कहीं ना कहीं ये आनाकानी देखी जा रही है। अब अभी तक क्या कुछ जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? देखिए, उत्तराखंड विधानसभा का जो ये बजट सत्र है वो आज से इसकी शुरुआत हो गई है और राज्यपाल के भाषण के साथ ही सत्र की कार्यवाही आगे चल रही है। देखिए, जिस तरह से बजट सत्र होता है वो काफी महत्वपूर्ण सत्र होता है। इस दौरान अगले साल प्रदेश सरकार की ओर से किस तरह से विकास किए जाने हैं उसका एजेंडा और खाका यहाँ पर रखा जाता है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने अपनी तमाम बातें यहाँ पर रखी है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से अगले एक साल के लिए प्रदेश सरकार को निर्देशित कर रहे हैं, किस तरह से अगले साल के लिए जो प्लान है वो तैयार किया गया है और 20 तारीख को यहाँ पर विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले जैसे कि अभी आपने एक सवाल उठाया है कि बीजेपी के नेता ही कई मुद्दों को लेकर के सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं, तो जाहिर है कि जब आप समझ सकती हैं कि जब सदन की कार्यवाही होती है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो तमाम नेता हैं अपनी बात सरकार के पास रखते हैं और यही एक ऐसा जगह है, एक ऐसी मतलब सदन है जहाँ पर सभी विधायक अपनी बात रखते हैं, उनके लिए एक अच्छा फोरम होता है। तो यहाँ पर बीजेपी के जो विधायक हैं दिलीप सिंह रावत, वो इस बात को लेकर के काफी लंबे समय से नाराज हैं। वो चाहते हैं कि उत्तराखंड में एक वन अधिनियम को लेकर के चर्चा हो और क्योंकि जंगली जानवरों से तमाम लोगों को नुकसान भी हो रहा है, जान माल की हानि हो रही है, तो ऐसे में एक अलग से सत्र आयोजित करके और अजय, हम अक्सर ही देखते हैं ये वन को लेकर, वन अधिकार को लेकर उत्तराखंड में काफी समय से चर्चाएं भी जारी रही है और सरकार भी इस मुद्दे पर आश्वासन जरूर देती है, लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाता है। वजह क्या होती है? होते होते बात अटक जाती है। देखिए, जो ही सवाल ये है कि क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जो भौगोलिक दृष्टि से सब अन्य प्रदेशों से अलग है, पहाड़ी राज्य है और यहाँ पर अधिकांश क्षेत्र जो है वन का क्षेत्र है और जंगली जानवरों से अक्सर यहाँ पर जान माल की हानि होती रही है। तो सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, बार बार यही सवाल उठाते रहे, आवाज उठाते रहे कि उनकी एक सुनवाई हो और सरकार जंगली जानवरों से बचाव को लेकर के एक नए सिरे से पहल करे, सभी विधायक उस चर्चा में भाग लें, अपनी राय रखें और उसके बाद एक ऐसा मसौदा, एक ऐसा नियम तैयार किया जाए जिससे लोगों के जान माल की जो हानि हो रही है उसको रोका जा सके, उसकी रक्षा हो सके। इसीलिए जो बीजेपी के विधायक है दिलीप सिंह रावत, उन्होंने ये मांग उठाई है और पिछले 2 बार के सदन की जब कार्रवाई हुई है उस दौरान भी वो अपनी मांग पर अड़े रहे और यही वजह है कि वो बार बार यही कह रहे हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो सदन से बाइकआउट करेंगे और वो आगे की कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। तो मतलब इस बार संभावना है कि इस बार चर्चा होगी, क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन तो मिला है कि हमें 2-3 घंटे का वक्त दिया जाएगा। जी हाँ जी, देखिए जिस तरह से बीजेपी के विधायक मांग कर रहे थे कि वो ये चाहते थे कि एक अलग से सदन की कार्रवाई शुरू हो, स्पेशल सत्र बुलाया जाए और उस स्पेशल सत्र के दौरान इस पर चर्चा हो, चाहे वो स्पेशल सत्र 1 दिन का हो या 2 दिन का हो। ये काफी समय से मांग कर रहे थे, पिछले 2 विधानसभा सत्र के दौरान उनकी यही मांग रही है, लेकिन इस बार उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री से जब उनकी बातचीत हुई, मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि करीब 3 घंटे का समय इस बात के लिए रखा जाएगा कि इस विषय पे सभी विधायक अपनी बात रखेंगे, चर्चा होगी, चर्चा में एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और जो विशेषज्ञ हैं, अधिकारी हैं, वो इस पर अमल करने की कार्रवाई करेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि विधानसभा के दौरान जो ये चर्चाएं होती हैं उस चर्चा में सभी विधायक किस तरह से भाग लेते हैं, क्या इसके लिए मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया है उस पर अमल होगा। क्योंकि यहाँ पर जो ही एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब विधानसभा की जो कार्य मंत्रणा समिति है उस समिति के दौरान बिजनेस तय किया जाता है कि क्या क्या कार्य अगले दिनों में होने हैं। तो अभी तक तो इस तरह का कोई कार्य प्रणाली को लेकर के कोई चर्चा कार्य मंत्रणा समिति में तय नहीं हुई है। सिर्फ राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर के चर्चा बातचीत हुई थी, उसमें प्रस्ताव रखा गया था। इसके अलावा
बजट पेश करने को लेकर रखा गया था। विभागवार बजट पेश होते हैं, उस पर चर्चाएं होती हैं और उसको पास किया जाता है ध्वनिमत से। तो अब देखने वाली बात होगी, जो ये विधायक और बाकी अन्य जो नेता है आवाज उठाते रहे वन अधिनियम को लेकर के, अब उस पर प्रदेश सरकार की ओर से किस तरह की कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत उत्तराखंड में हो चुकी है और बीजेपी में वन अधिकार को लेकर जो चर्चा है उसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है विधायक ही इसके खिलाफ हो रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए समय चाहिए। मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन जरूर मिला है कि इस पर चर्चा होगी, हालांकि अभी भी कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है, कुछ कहा नहीं गया है आधिकारिक रूप से इसको लेकर। मेरा अभी भी है, मेरा बहिष्कार नहीं है। पहली बात तो ये, मैं जाने में असमर्थ हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो मेरे अनुकूल जहाँ चर्चा न हो वहाँ मैं जाना उचित नहीं समझूंगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया है, माननीय संसदीय मंत्री ने मुझे आश्वस्त किया है कि 3 या 4 घंटे की जो है बहस जो है इस पर कराई जाएगी। तो अभी राज्यपाल का अभिभाषण है, उसके बाद विधानमंडल का बैठक है, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण में एक सम्मान होता है, उसमें तो हम जाएंगे। लेकिन जब सदन होगा, अगर वैसे मुझे माननीय संसदीय मंत्री ने भी और माननीय मुख्यमंत्री ने भी आश्वस्त किया है कि ये बहुत गंभीर विषय है और इस पे चर्चा की जाएगी। तो मुझे अगर चर्चा के लिए सहमति होगी तो निश्चित रूप से सदन में जाऊंगा। मेरा अभी भी है, मेरा बहिष्कार नहीं है। और बढ़ते हैं आगे, जम्मू कश्मीर में लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा। तो ये जानकारी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा की गई। यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, एमपी के बाद अब जम्मू कश्मीर का नंबर है और 3 नए कानूनों पर आज सीएम के साथ अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की है। सीएम उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इसमें शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और प्रशासनिक दृष्टि से कई बड़े बदलाव किए गए हैं और इसी के तहत काफी अहम बैठक। सुरक्षा की बात करें, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर काफी समय से चर्चाओं का बाजार गर्म था और ऐसे में अब जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर यह अहम बैठक की गई है। गृह मंत्री अमित शाह जो है इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आए। वहीं इस दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ साथ जो है आपको बता दें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इसमें मौजूद रहे, शामिल रहे, जहां कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा और अहम बैठक की गई है। तो नए आपराधिक कानूनों की ये बैठक की गई है। जम्मू कश्मीर में 3 नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा बैठक आपको बताते चले। इसके पहले यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, एमपी तमाम जगहों पर इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री सुरक्षा के मद्देनजर लगातार कड़ी निगरानी बनाए हुए नजर आए और अब जम्मू कश्मीर की ओर रुख कर चुके हैं और ऐसे में काफी अहम बैठक मानी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से जम्मू को लेकर कई तरह के कानून व्यवस्था को लेकर चर्चाएं भी चली है, सामने आई हैं और इसी के तहत अब आज ये बैठक की गई है। अमित शाह के साथ साथ इसमें सीएम उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हुए। होम मिनिस्टर साहब के तरफ से लगातार एक सिलसिले के तहत जो नए कानून, क्रिमिनल लॉज मुल्क में अब लागू किए गए हैं, उनकी कहाँ तक इस्तेमाल की जा रही है, कहाँ कमी है, कहाँ इसमें और पेशरफ्त करने की ज़रूरत है, उस सिलसिले में इस बार जम्मू कश्मीर की बारी आई। गृह मंत्री साहब कह रहे थे कि इससे पहले शायद 11 राज्य और यूनियन टेरिटरीज की रिव्यू ली गई। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर का हुआ और काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर का इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में रोल ठीक रहा। एक आध जगह जहां पे थोड़ी सी कमजोरी रही है उसका जिक्र हुआ, उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।